नमस्कार, जस हिंदी देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरीज के इस सफर पर एक बार फिर से हमारी और आपकी ये मुलाकात हो रही है। आज जब प्रोग्राम की शुरुआत हो ही चुकी है तो आपसे कुछ खास बातें करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम को लेकर। अभी तक आपने और हमने इस प्रोग्राम के कई पड़ाव देखे और इस सफ़र पर हमारी बहुत ही खास शख्सियतों से मुलाकात हुई है। और जानते हैं एक अच्छी बात यह है कि इस सफ़र पर जिन जिन शख्सियतों से हमारी और आपकी मुलाकात हुई है उन तमाम शख्सियतों ने हमें ज़िंदगी जीने का जो एक कहीं संदेश दिया है, जो ज़िंदगी जीने की जो एक कला है उसमें खास संदेश जो छिपा हुआ था, वो तमाम संदेश जो हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। और कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई तो होती है, वो एक ज़िंदगी जीने के प्रति उनका जो पॉजिटिव नज़रिया है वो हमें हौसला देता है कि कठिनाइयाँ हैं तो हैं, लेकिन आपको पार भी उन्हीं से पाना है। तो हम बहुत ही मान महसूस करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं कि हमारे इस सफ़र पर हमारी मुलाकात ऐसी ऐसी शख्सियतों से हो रही है। चलिए अब आज के हमारे ख़ास मेहमान की बात करते हैं। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में जिस खास शख्सियत से हमारी और आपकी मुलाकात होगी ना, वो बहुत ही जिंदा दिल औरत हैं और ज़िंदगी जीने के प्रति उनका जो एक नज़रिया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आज़ाद ख्यालों वाली हैं और किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। मैं बाय प्रोफेशन बता दूं कि वो एक स्थापक अध्यापिका रही हैं, लेक्चरर रही हैं। नाउ शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर भी हैं। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। बच्चों की शिक्षा के प्रति वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। बच्चे आते हैं और उन्हें निःशुल्क वो शिक्षा प्रदान करती हैं और बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं। और ज़िंदगी के प्रति उनका यही जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है वो उन्हें औरों से अलग बनाता है और इंसानों से जुदा बनाता है। तो वो एक ऐसी आज़ाद ख्यालों वाली औरत हैं जो कहें इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार ज़िंदगी जीने की हिम्मत रखती हैं। तो ऐसी शख्सियत से मिलना तो बनता है हमारा। तो चलिए देर किस बात की, आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी उनसे। एक सशक्त और मजबूत इरादों वाली आज़ाद महिला जो अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छानुसार जीने की हिम्मत रखती है। संबंध जोड़ने से ही बनता, संबंध जोड़ा जाता है। मैं संबंधहीन संबंधों में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। ये इच्छा शक्ति आप कहाँ से लाती हैं इतनी? और मेरे को लोग पूछते हैं कि आपको कोई मिला नहीं। मैं शादी को रिवाज नहीं मानती, ये रिवाज हमने बना दिया है। डॉक्टर शशि प्रभा जो आज के हमारे ख़ास मेहमान रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, जिनसे मुलाकात का समय अब हो चुका है। और जैसे कि मैंने भूमिका में तो बता ही दिया था कि एक स्थापक अध्यापिका रही हैं। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड शी इज़ अ राइटर और बहुत ही अच्छी किताबों के साथ जो उन्होंने अपना लेखन, जिससे उनकी शुरुआत हुई और उस सफ़र पे आगे बढ़ती रही। और उस लेखन में जो बातें कही हैं वो ज़िंदगी की सच्चाई है। ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बातें हुई तो बहुत ही दिलचस्प बातें, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज वही बातें जो हैं वो हमारे दर्शकों के साथ भी वो साझा करे। जीवन, जिंदगी को जीने का जो दृष्टिकोण उनका क्यों है जुदा, वही तो हमने जाना है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। उनकी ये कहानी क्यों बहुत खास है और उन्हें औरों से जुदा बनाती हैं, यही तो खास है आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर शशि प्रभा जी इस वक्त हमारे साथ है। मैम नमस्कार। नमस्कार। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट हिंदी में रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसके लिए बुलाया। हम बहुत मान महसूस करते हैं मैम। मैं तो प्रोग्राम की शुरुआत में ही आज कह रही थी कि इस रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस पड़ाव में ना हमारी ऐसे ऐसे महान लोगों से मुलाकात हुई है जिनसे हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जब आप जैसे महान शख्सियतों के साथ हमारी मुलाकात होती है तो बहुत ही हम मान महसूस करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी को अच्छे से और अच्छे से जीने की एक हौसला अफजाई हमें आप लोगों से मिलती है। हाँ, मुझे लगता है कि आजकल के जैसे हालात होते हैं ना, तो लड़कियां अपने आप को समझ ही नहीं पाती हैं। तो जिस तरह के ये क्राइम हो रहा है जितना, और कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मार रहा है किसी को, मुझे लगता है ये शायद इमेच्योरिटी। तो मैं इनके लिए ही स्पेशल संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आज यही हमने समझना है कि तो जीवन बहुत कीमती चीज है, बहुत वैल्यूएबल। तो इसको जीना है, हमें जीना है। और जीना बड़े सहज ढंग से जीना, कुछ भी हो जाए तो जीना ही जीना। हम शशि जी ये कह सकते हैं कि जिंदगी जीने की एक कला ही तो होती है ना। तो उस कला को बस सोचने और समझने की हमें जरूरत है, यही जरूरत तो तफसील से हमें बात करनी है आपसे, आपके बारे में जानना है, आपकी जिंदगी के बारे में जानना है। क्योंकि जब जब डॉक्टर शशि प्रभा की बात आती है और
तो अक्सर यही सुनने को मिलता है कि अपनी जिंदगी को इच्छानुसार तरीके से वो जीती हैं। तो एकाएक मन में ये सवाल आता है कि एकल रहकर जिंदगी को जीना और अच्छे से जीना ये कैसे हो सकता है? तो लेकिन वो जिंदगी आप जीती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई समस्या नहीं है, ना कभी आई है समस्या। आई है तो मैंने उनका मुकाबला किया बड़े हौसले के साथ, क्योंकि मेरे साथ मेरे अपने बहुत हैं और ज़रूरी नहीं होता कि अपने जो होते हैं वो संबंध जोड़ने से ही बनता, संबंध जोड़ा जाता है जी। मैं संबंधहीन संबंधों में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। हम बिना किसी रिश्ते के भी संबंधहीन संबंध, ये बड़ी तो अच्छी बात। संबंधहीन संबंध भी बहुत गहरे होते हैं। हाँ जी। और हम ये संबंध क्या होता है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना, बिल्कुल। चाहे हमारा कोई कुछ भी नहीं लगता फिर भी हम जाके उसकी मदद करते। इवन मेरे मतलब आसपास जो काम करने वालियां हैं तकरीबन सबके काम मैं करती हूँ, और जब मेरे को कोई समस्या आती है तो मेरे साथ बहुत लोग खड़े होते हैं क्योंकि मैं उनके काम करती हूँ। तो इसलिए मैं ये इसी तरह चाहे कोई भी संबंध है, चाहे किसी दोस्त का संबंध है, चाहे वो पुरुष है महिला है, मैं मतलब दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं करती। आपका दोस्त पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो लेकिन हम एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वो संबंधहीन संबंध होते हैं। जरूरी नहीं कि हमें किसी के साथ किसी संबंध में बंधना ही है, तो बंधन को मैं नहीं मानती। बहुत से ऐसे सामाजिक कहें मसले हैं, मुद्दे हैं जिस पर हर एक के अपने अपने मत हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राइटर, साहित्यकार, सबके अपने अपने इस पर अलग अलग मत हैं। और घुमा फिरा कर ज़्यादातर जो आपके विचार हैं, जैसा हम आपके बारे में सुनते आए हैं, ज़िंदगी को लेकर आपके जो विचार, एकल रहने को लेकर अलग विचार, उस पर कई सवाल भी कभी कभी खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी जब बात होती है, गूढ़ बातें निकलकर सामने आती तो सहज समझ में आता है कि जिंदगी भाई इसी को कहते हैं, चाहे वो किसी के साथ रहकर जियो या फिर वो एकल ही क्यों ना जियो। चलिए वो सब बातें तो होंगी आज शशि जी, लेकिन मुझे क्योंकि आपको थोड़ा सा और करीब से जानना है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं, क्योंकि आप इतना अच्छा लिखती हैं, आपके विचार औरों से एकदम जुदा हैं। शशि प्रभा को लेखन का शौक कब से हुआ, क्या एस्पिरेशंस आपकी रही हैं, परिवार में और कौन कौन रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में परिवार में मेरे जो पिता थे ना जी, वो पढ़े लिखे थे, है ना। तो पुराने समय में जैसे एफए भी बड़ी अच्छी मानी जाती थी योग्यता, तो पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने हमें पढ़ाई के लिए दिलचस्पी उन्होंने ही हमें हमारे अंदर पैदा की। हम छोटे थे तो भाई बहन 5 भाई बहन हैं। अच्छा। तो मेरे पिता थे, वो हमारे लिए उन दिनों में भी उन्होंने अखबारें लगवा रखी थी, बच्चों की पत्रिकाएं लगवा रखी थी। तो हम एक दूसरे से बहन भाई जैसे पहले किसने पढ़ना, अच्छा। तो ये भावना होती थी। फिर यहाँ आ गए चंडीगढ़, राजपुरा में बचपन बीता। मेरा जन्म हुआ रोहतक में। अच्छा जी। हम पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा। मुल्तान अच्छा डिस्ट्रिक्ट और करोड़ जिला, करोड़ होता था शहर। अच्छा जी। वहाँ से आए हैं और मेरा जन्म इधर आके हुआ है रोहतक में 49 में। जी जी जी। तो मेरे पिता को शौक था यहाँ, जब हम चंडीगढ़ में आ गए 57 में। हाँ जी। तो यहाँ आकर के वो लाइब्रेरी के मेंबर बने और वहाँ से हमें बहुत अच्छी किताबें लाके, और मैं ना हल्की फुल्के रचनाएं नहीं पढ़ती, वार एंड पीस, माँ, इस तरह की मेरे पिता ही लाके देते थे हम। अच्छा। हाँ, तो मतलब मैं गंभीर रचनाएं पढ़ती हूँ, थॉट पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, हिस्ट्री, इस तरह की। स्कूल टाइम से ही आपने पढ़ना, मैंने पढ़ना, मेरे बहुत दिलचस्पी है मुझे पढ़ने। जी जी। तो अभी भी मेरे को पुरानी चीज़ों का भी बहुत शौक है, इतिहास पढ़ना, फिलॉसफी पढ़ना, थॉट पढ़ना, ये चीज़ें मेरे को बहुत। तभी कहते हैं कि जो लोग पढ़ने में बहुत विश्वास रखते हैं, लेखन में जो विश्वास रखते हैं, जो इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं ना, वो कुछ अलग ही पर्सनालिटी के होते हैं। तो मैंने बीए में जाकर के मैंने लिखना शुरू किया। मैंने बीए में एक उपन्यास भी लिखा था। हाँ जी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा भावुक सी चीज़ थी उसमें, थोड़ी सी मुझे लगा। अच्छा। तो मैंने उसको छुपाया नहीं। अच्छा। जला दिया। अच्छा। पहला उपन्यास। तो बाकी फिर थोड़े बहुत लेख छपे। तो मैं हर एक चीज़ को ना अलग नज़रिए से देखती हूँ। दैनिक जागरण में और ये जनसत्ता, जिसमें मेरे 2-3 लेख आए। आपके ब्लॉग्स वगैरह आते रहते थे। ठीक। तो जैसे किसी का एक आया था खबरों को मैं पढ़ती हूँ ध्यान से, फिर उन पर अपने विचार, यानी राजनीतिक तौर पर भी आप काफी दिलचस्पी रखती हैं। भी
जैसे that's सामाजिक great. भी हाँ जी, कि हाँ किसी जी। के औरत है, विधवा है, उसके किसी से संबंध हो गए, जी, बच्चा जी, हो गया, जी, तो लोगों ने जैसे छीटाकशी करते हैं, उस पर मैंने एक लेख लिखा विशेष तौर पर कि लोगों को छीटाकशी करने का कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक की अपनी ना एक समस्याएं होती हैं, एक ज़रूरत होती है, जी, उस ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है ठीक, बिल्कुल। है ना। तो हम ऐसे बिना सोचे समझे किसी पर बात उंगली उठाएं तो वो मेरा छपा लेख जनसत्ता में। ओके, तो आपने ये मैं ये कहूँ क्योंकि आप एकल हैं और संतुष्ट भी हैं अपनी लाइफ से, आप आत्मसंतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी होती है इंसान को। जैसा आप कह रहे थे कि बचपन से ही आपको पढ़ने का और लेखन का शौक़ रहा है और फिर यहीं से शुरुआत हुई लेखन की भी आपकी, लेकिन अकेले ज़िंदगी जीने का ये जो आपका एक पर्सपेक्टिव है, ये थॉट मन में क्यों आया? बल्कि हमारे इंडियन कल्चर में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके के हमारे रिचुअल्स हैं कि शादी के बंधन को बड़ा पवित्र माना गया है, तो एक साथ रहना। तो ये जो आपने बाय चॉइस, सिंगल बाय चॉइस, ये क्यों? बचपन से ये क्यों? मैं ना देखती हूँ कि अपने आसपास मैंने अपनी बहनों का जीवन देखा है ना, अपनी माँ का जीवन देखा, तो पुरुष हमारा जो है ना पुरुष प्रधान समाज कह लो, तो औरतों का दोयम दर्जे की स्थिति जो घर में, उनको कोई ज़्यादा मर्जी नहीं चलती उनकी, ओके। तो मुझे लगा कि ये जरूरी क्यों है, ठीक है ना। तो ऐसी जिंदगी जीना, क्योंकि जहाँ फिर एक हमारी वो रिचुअल्स की बात आती है ना कि जिसके साथ आपकी शादी होगी फिर आपने वहाँ रहना ही है। पहले तो ऐसे करते थे, लड़ाई करके नहीं आना, छोड़ के नहीं आना, जहाँ एक बार चले गए तो फिर वहीं पे ही है सब कुछ। तो उन्होंने जिस तरह की जिंदगी जी, और मैं अपने आज के भी आसपास देखती हूँ, आज भी अपने आसपास, और खासकर हमारे समय की लड़कियां हैं और औरतें हैं, जो कुछ उन्होंने भोगा है, एक कब्जे की भावना, जो मैं कहता हूँ वही करना। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। मैं बचपन से ही कहती, मैंने नहीं शादी करनी, बचपन से ही। अक्सर ऐसा मैंने देखा भी है ना कि जो लड़कियां ऐसा कहती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है, प्रेशर रहता है कि ये सामाजिक तौर के हमारे रीति रिवाज और उनको फॉलो करना है हमें। नहीं, मैं शादी को रिवाज नहीं मानती, ये रिवाज हमने बना दिया है। अच्छा, शादी रिवाज नहीं है, ये एक हम समाज को ना व्यवस्थित करने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया जी। ये एक प्रयोग जिसको कहते हैं, क्योंकि पहले तो होता ही, मैंने जो किताब की जिक्र किया था आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी, जी। वो है मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स की बुक है। हाँ जी। तो उसको मैंने पढ़ा था अपने रिसर्च के सिलसिले में। हाँ जी। स्टेट, फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सिस्टम बन जाए सोसाइटी में जी। तो मैरिज का सिस्टम शुरू हुआ जी। तो इस तरह से ये एक परंपरा बन गई फिर। लेकिन आपने इसको एक व्यवस्था, जी, एक व्यवस्था बना दी गई है। हाँ, लेकिन शशि जी, हाँ, लेकिन ये होता है ना कि एक डिसीजन खुद से लेना और समाज, चलिए समाज को भी हम परे रख देते हैं, परिवार का उस पर हामी भरना, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके परिवार का क्या पर्सपेक्टिव होगी, मुझे जानना है आपसे। एक छोटे से ब्रेक पहले कायदे से ले लेते हैं, उसके बाद तुरंत लौटेंगे। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में जुड़े रहिएगा, बहुत ही खास एपिसोड, खास शख्सियत के साथ, डॉक्टर शशि प्रभा जी के साथ। ये सफर जारी रहेगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक सशक्त और मजबूत इरादों वाली आज़ाद महिला जो अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा अनुसार जीने की हिम्मत रखती है, डॉक्टर शशि प्रभा जी हैं इस वक्त हमारे साथ, जिनकी अनकही दास्तां को सुनने समझने हम उनके पास आए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत। आपका रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। जब आपसे मुलाकात हुई, घर पर मुलाकात हुई, कितनी सारी ही बुक्स वहाँ पर पढ़ी हुई थी जो आपके द्वारा लिखी गई हैं, कुछ ऐसी किताबें जो इस वक्त आप पढ़ रही हैं दूसरे लेखकों द्वारा लिखी हुई, तो उसमें एक ऑटोबायोग्राफी और आप एक इमेजिनरी जिसमें जो कहानी लिखी गई है, मैं मुक्ता हूँ, सबसे मेरा ध्यान इसी पर गया था जो आपकी ओर से लिखी गई है आपकी तरफ से। तो उसकी जो कुछ चंद लाइनें हैं मैं साझा करना चाहूँगी अपने दर्शकों के साथ। बहुत ही अपनी ज़िंदगी के साथ, सामाजिक परिवेश के साथ कुछ सवाल भी खड़े करती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई भी उसमें कहीं ना कहीं छिपी हुई है, जिसको पेन डाउन किया डॉक्टर शशि प्रभा जी ने। तो मुक्ता की कहानी है ये, जैसा आप देख सकते हैं, मैं मुक्ता हूँ, ये नाम शीर्षक इसका दिया गया है। मैं मुक्ता हूँ,
अनौपचारिक भावनात्मक संबंधों को स्वीकारती, मानसिक और सांस्कारिक मुक्ति के प्रयास में निश्चिंत निर्लिप्त रहने का अभ्यास करती मुक्ता, वो मुक्ता जिसने विवाह नहीं किया लेकिन 2 बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण किया और स्वतंत्रता के एहसास के वैचारिक सांचे में ढाला। क्यों किया मुक्ता ने ऐसा दुस्साहस? क्यों ऐसा दुस्साहस किया? भारतीय पारिवारिक सामाजिक परिवेश में क्या डर नहीं लगा उसे? परिवार, समाज और अपने बच्चों के भविष्य की आशंका से? ये बात जो आपने कही है, ये हमारे पहले जो ब्रेक में जाने से पहले हम सवाल उठा रहे थे उससे मिलता जुलता ये एक सवाल है। ये तो मैं आपसे इसका जवाब जानूंगी ही जब सामाजिक परिवेश की बात आ रही है, क्योंकि जब भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर की हम बात करते हैं तो ये समाज बीच में आता ही है। उनके उठाए गए सवालों पर सवाल तो उठते ही हैं और बात भी होती है। शादी की बात इससे पहले कर रहे थे कि एकल जिंदगी जीने का आपका एक डिसीजन, परिवार ने क्या कहा? मेरे पिता पढ़े लिखे थे और बहुत वो ना, जैसे कहते हैं इंग्लिश में शब्द है फॉरवर्ड, तो आगे मतलब अच्छे खुले विचारों वाले थे वो। और हमारे परिवार में वातावरण ऐसा ही था। अब मेरी बड़ी 2 बहनें हैं, तो एक तो नहीं पढ़ी लेकिन दूसरी 10वीं तक पढ़ी है। तो उनके जैसे को एजुकेशन होती थी जी, है ना, तो को एजुकेशन में पढ़ती थी। हमारे घर में लड़के भी आते थे। अच्छा, मैं भी जब पढ़ रही थी, मेरे भाई मेरे से बड़े हैं, उनके दोस्त हम बड़े खुले मन से विचारों के वाले थे। ठीक तो है। हमारे घर में किसी तरह की कभी कोई बंदिश नहीं रही, कभी पिता ने रोका नहीं कि आपने लड़कों से बात नहीं करनी। और इसी तरह मेरी भतीजी रही, उनके क्लासमेट्स थे छोटे, तो ऐसा वातावरण था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, बड़ बहनों की तो शादी हो गई, तो मैंने बचपन से ही मेरे मन में था कि मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ मैं देखती थी, मुझे मैं ना साफ सी बात कहूँ, किसी भी लड़की को या लड़के को कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। अपने बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी। तो मुझे लगता था कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं शायद समझौता उतना ना कर पाऊँ, क्योंकि शादी तो समझौता तो होता ही है। जैसे भी आपको मिल जाए घर, परिवार, पति, जो भी, तो आपको समझौता करना पड़ता, उसी तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ती। तो मुझे लगता था कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी वो सब कुछ जो मेरी बहनों ने किया, जो मेरी माँ ने किया, जैसी ज़िंदगी उन्होंने जी। तो मैंने ये फैसला कि मैंने शादी नहीं करनी, तो मैं तो अकेली रहूँगी। लेकिन एक चीज़ थी मेरे मन में, एक बात ये भी थी कि मेरे को अपने पैरों पे खड़े होना है। अगर मेरे को नौकरी मिल जाती, अगर मैं सेटल हो जाती लाइफ में, तब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई तो फिर मजबूरी में शायद करना पड़ जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी इच्छा शक्ति ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे जब भी जॉब मेरे घर से आके ऑफर हुई जॉब्स, तो मेरी नियति ने भी मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी। और परिवार ने भी पूरा साथ दिया। तो मुझे नौकरियां मिलती चली गई, कोई समस्या नहीं आई। तो उस तरह से मैं परिवार में मेरे पिता जो थे, उन्होंने मतलब शुरू तो किया, लड़के देखना जैसे होता ही है। मैंने बीए किया, एमए में पढ़ रही थी, तो मैंने फिर अपने पिता को बोल दिया कि देखो, मैंने करना तो है नहीं, ठीक, अगर आप मेरे को मजबूर करोगे तो फिर उसके बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ओके, मैं वहाँ रहूँ ना रहूँ, सुखी रहूँ दुखी रहूँ, तो मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूंगी। ओके, मैंने बिल्कुल बोल्डली ये बात कह दी। फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं करी। फिर उन्होंने मेरा भाई कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, जैसे तू रहना चाहे वैसे तेरी मर्जी। तो मेरे माता पिता, हम 23 सेक्टर में रहते थे, तो मेरे बड़ा भाई मेरा, उसकी शादी फिर हो गई कि पहले वो चाहते थे कि पहले मेरी हो जाए तो बाद में उसकी हो। जी जी, अमूमन ऐसा ही होता है। होता है जी। तो फिर उन्होंने, बड़े भाई की शादी हो गई, तो मैं अपना जॉब मेरी जहाँ थी मैं वहाँ ही रहती थी। वहाँ से मैंने अकेले रहना शुरू किया। अच्छा, 10 साल मैं वहाँ रही। गांव है बेला, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में। जी जी। तो वहाँ रही मैं। उसके बाद फिर 10 साल के बाद मेरी और भी कोलीग्स रहते थे वहाँ। धीरे धीरे सब 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से, फिर लोग यहीं से आना जाना रोज़ का शुरू हो गया। तो मैंने भी फिर यहीं चंडीगढ़ में शिफ्ट कर लिया। मम्मी, मेरे माँ भी थी, पिताजी, दोनों भाइयों की शादियाँ हो गई। तो 23 सेक्टर में वो रहते थे, मैंने 40 में अपना अलग घर लिया किराए पे।
वह उसी समय से मैंने अलग रहना, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि जब मैंने रहने अकेला है, जब मैंने शादी नहीं करनी, तो मैं भाइयों के बीच में क्यों ना हूँ। ओके। हमें हमारे परिवार में एक बहुत अच्छी बात है कि हम किसी के निजी जिंदगी में दखल नहीं देते। सवाल उठाने वाले हाँ। कितने थे फिर? किसी ने नहीं उठाया कोई सवाल। या आप मजबूती से उनका हाँ, जवाब मैं देते जवाब रहे देती इसलिए? रही। अगर किसी ने कोई, पहले तो होता क्या था कि लोग जैसे आसपास वाले मेरे पिताजी को भी आके कि एक जिम्मेवारी रहेगी आपकी, इसको पूरा कर दो, ये जिम्मेवारी रहेगी। मेरे पिताजी बोलते ही नहीं थे कुछ भी, उनका कोई जवाब नहीं देते थे। तो आप मुक्ता हैं, तो मुक्ता को डर नहीं लगा? किस बात का, किस बात से डरना? तो ये डिसीजन हाँ, लेना, आगे अकेले जिंदगी व्यतीत करना। मैं सोचती होती हूँ कि जो कुछ होता है ना, जब हमारे सामने जो स्थिति आती है ना, उसका समाधान अपने आप हो जाता है। मेरा आज तक कभी कोई काम नहीं रुका, अपने आप समाधान होता है, मैं ये मानती हूँ। और मैं ये मानती हूँ, मेरा बहुत सकारात्मक सोच है कि आज जो चीज़ हमें लगती ना ये बड़ा ख़राब हो गया, ये चीज़ ठीक नहीं हुई है, मेरे साथ बुरा हो गया, मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद वही चीज़ हमारे लिए वरदान साबित होती है। ओके, तो ये आपके लिए कैसे वरदान साबित मेरे हुई? हर एक चीज़ मेरे लिए अच्छी रही। हम्म, मेरे को इवन मैं ये कहती हूँ कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ 16 साल पहले, जी। तो वो भी मैंने बड़ा पॉजिटिव लिया। डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने पूछा डॉक्टर से कि ठीक हो जाएगा, तो वो कहते कि आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मैंने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो हो गया ठीक। जी। अब इतने साल हो गए हैं, ठीक चल रहा है। तो मेरी माँ जो थी वो 82 साल की उम्र तक बहुत फिट थी। पिताजी की तो डेथ हो गई थी, तो मेरी माँ और पिताजी, हमारे फादर की दूसरी मैरिज थी, मेरी मासी थी जी। वो। तो 82 साल, उनका तकरीबन 15-16 साल का फ़र्क था उम्र का। तो मेरे पिता वैसे सख्त थे स्वभाव के, लेकिन केयरिंग बहुत थे जी। बहुत ध्यान रखने वाले थे। तो उनका जैसे 82 साल तक मेरी मदर बहुत फिट थी, उसके बाद अचानक वो गिर गए। फिर गिरे तो उनके फ्रैक्चर हो गया हिप का। उसके बाद फिर मैंने उनको अपने पास रखा। 8 साल वो बेड पे रहे, तो मैंने संभाला अपनी माँ को। तो और जब हम उनकी डेथ हुई है तो मेरे भाइयों ने मुझे बराबर खड़ा किया है। इवन अग्नि भी मैंने दी उनके साथ मिलके। तो सारा कुछ वो मेरी बहुत करते हैं मेरे यानी भाई। सब कुछ हाँ, सही रहा। सही रहा, सही कोई रहा। मेरे को लेकिन कभी कोई समस्या नहीं एक शशि आई। प्रभा जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। कहते हैं ना कि नारी के बड़े अलग अलग रूप होते हैं। नारी अपने आप में एक अलग उसकी कहें एक, जैसे हम कहते हैं ना, अपनी एग्जिस्टेंस, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। फिर जैसे जैसे वो जिंदगी के आगे आगे पड़ाव में गुजरती है, एक पत्नी का रूप लेती है, फिर वो एक माँ का रूप लेती है। तो इस तरीके से हम देखें तो एक मातृत्व सुख, वो एक अलग कहें वो एक भाव होता है। आपको इसकी कभी कमी नहीं खली? मुझे कभी, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों? लेकिन ये ठीक है कि मैं कहती हूँ कि मैं शायद, जैसे मुक्ता की बात है जी। मैंने वो नहीं किया जी। लेकिन मैं जो बच्चों के लिए काम बहुत करती हूँ, सोशल सर्विस करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। इवन मेरे पास हमेशा रहा भी है कोई ना कोई बच्चा, जी। जी। उनको मैं अडॉप्ट करती हूँ पढ़ाने के लिए। जी। लीगली मैं किसी को अडॉप्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बंधन में बंधना ही नहीं चाहती। मेरे को बंधन और 24 घंटे अपने सिर पे किसी को वो बिठाना, बंधन शशि प्रभा के लिए हाँ। क्या है? मतलब आप कुछ उसे भी किस नहीं। मतलब ये है कि मेरे को अपने हिसाब से चलना है। ये नहीं है कि मेरे पास कोई 24 घंटे रहे, वो कहे तो उठ जाओ, वो कहे तो बैठ जाओ। ये चीज़ नहीं मेरे को पसंद। मैंने अपने हिसाब से चलना है ना। हाँ, जब किसी को कोई ज़रूरत होगी, चाहे मेरा कुछ भी ना लगता हो, मैं उसके लिए करूँगी। अच्छा, एक शशि प्रभा जी, ये चीज होती है कि जब हम आसपास अपने ऐसे सजीव उदाहरण देख लें कि आसपास किसी के साथ शादी के बाद ऐसा हुआ है या बुरा हो रहा है, जैसे आपने भी कहा कि मैंने वो एक माहौल देखा अपनी बहनों का भी शादी के बाद का, उसको बुरा भी नहीं कह सकते वैसे, पर एक तो हो सकता है कि वहां से आप में ये थॉट आया हो, क्या हम ये कह सकते हैं? पता नहीं, मुझे एकल लगता है रहने कि का? मैं नहीं, यहाँ एकल रहने का वहां से अपने आसपास से भी आया। हाँ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैंने ये कहा ना कि ये घर मेरा किराए का है, हाँ। लेकिन मुझे यहाँ अपने घर का एहसास होता है कि मर्जी से मैं अपने कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकती थी शायद।
तो शशि प्रभा जो कि मुक्ता हैं, अपनी जिंदगी को उन्होंने किस तमाम बंधनों से मुक्त रखा है, लेकिन इस मुक्ता के पीछे और भी कई दिलचस्प पहलू उनकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें जानना है हमें और आपको भी। तो सफर के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यानी कि जासिंदी के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इस अंतराल के बाद वापस लौटेंगे। चाह नहीं है अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इसी युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। सामाजिक बंधनों से परे रहकर कई महिलाओं ने अपनी जिंदगी बनाई है, जिसे अपना नया नाम और एक नया आयाम दिया है, अपना एक खुद का जो अस्तित्व स्थापित किया है। डॉक्टर शशि प्रभा भी उन्हीं में से एक हैं, जिनके साथ आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में हमारी मुलाकात हो रही है उनसे। और अब तक कई बातों को शशि प्रभा जी हमने जाना कि सामाजिक बंधनों से परे रहकर आपने अपनी एकल जिंदगी व्यतीत करने का जो एक निर्णय लिया और उसमें आप काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं डॉक्टर शशि प्रभा। जितना हमने जाना है, जितना हमने अपने दर्शकों से भी बताया कि वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके साथ साथ आप एक बहुत ही एक स्थापक राइटर हैं, लेखिका हैं और उसके साथ साथ आप सोशल एक्टिविज्म भी करती हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत एक्टिवली आप अपने काम को जो है बखूबी निभा रही हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या फिर महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाने की ही बात क्यों ना हो। तो अब मैं थोड़ा लेखन पर आना चाहूँगी और सोशल एक्टिविज्म पर भी आना चाहूँगी। लेखन तो पता है हमें, ये कहाँ से ये जो भाव आपके मन में आया, आपका बैकग्राउंड पारिवारिक माहौल ऐसा था। सोशल एक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं तो उस पर हम हमेशा सुनते हैं कि डॉक्टर शशि प्रभा ने बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, उनकी शिक्षा निःशुल्क उन्हें शिक्षा जो है वो आप प्रोवाइड करवा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या? ऐसा है, मैं जब पहले मैं लिखना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं गांव में रहने लगी, तो वहाँ मेरा थोड़ा सा लेखन से संपर्क, मैंने वहाँ एक स्कूल खोला था क्योंकि वहाँ स्कूल था नहीं। हाँ, अच्छा। कोई अच्छा स्कूल नहीं था। गांव कहाँ पे? हाँ, ये बेला में, जिला रोपड़ में। अच्छा। बेला में मैं जॉब करती थी। ठीक है। तो वहाँ मैंने एक स्कूल खोला क्योंकि वहाँ एक सरकारी स्कूल था, दूसरा नहीं था कोई ऐसा। अच्छा। तो मेरी एक कुलीग थी, उसकी बेटी थी, उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने कहा चलो हम अपना ही खोल लेते हैं। तो हमने खोला, बाद में वो कॉलेज वालों ने उस स्कूल को अंडरटेक कर लिया। अच्छा। टेक ओवर कर लिया जी। तो मैं उनके लिए काम करती रही स्कूल के लिए। उसके बाद फिर यहाँ मैं शाम को घर आ जाती थी। यहाँ ना पूरी पलसौरा बेल्ट है, पलसौरा गांव है यहाँ पे जी। तो मैंने वहाँ पे शुरू किया शाम को जाना, तो वहाँ पे मैं बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया शाम के टाइम। मेरे को शौक था शुरू से ही कि मैं पढ़ाऊँ, बस पढ़ाना मेरा एक मिशन है। जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, तो मुझे लगता था कि फिर मैं उनको पढ़ाने लगी। फिर 2-3 जगह पे हमने ऐसे ही ओपन कोचिंग सेंटर चला दिए और कई बच्चों को मैंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को ही वहाँ लगाते हैं, स्टूडेंट्स को। अच्छा। उनको लगा दिया कि आप पढ़ाओ, हम आपको पेमेंट करेंगे। ओके। तो ये अभी तक हो चल रहा है? नहीं, वो बेल्ट ही खत्म हो गई ना, वो फिर गवर्नमेंट ने खाली करा दी। अंडरटेक कर लिया। ठीक है। ओके ओके। फिर उसके बाद हमने 43 में मेरे ब्रदर रहते हैं, वहाँ मंदिर है, शकुम्भरी देवी मंदिर है वहाँ पे जी। वहाँ फिर हमने मंदिर के अंदर एक कमरा उन्होंने हमें दिया, तो वहाँ वो चलाते रहे फिर एक कोचिंग सेंटर जी, फ्री में। मैं तो नहीं जाती थी, लेकिन मैं पेमेंट करती थी उनको। ओके। टीचर रखी हुई थी। अच्छा। यहाँ मैं, क्योंकि मेरे लिए रोज जाना फिर मुश्किल था, तो मैं यहाँ पे अपने घर में बुला के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अभी रोजाना बच्चों का आना होता है? हाँ, बच्चे। अच्छा, हाँ। अच्छा। अब तो फिर बीच में थोड़ा कम हो गया था। अच्छा। एज फैक्टर होता है, कई बार टाइम नहीं निकलता है जी। एक चीज और मैंने देखी है, मैंने रखे अपने पास रख के भी पढ़ाती हूँ मैं। ये मेरी शर्त होती है कि बच्चा मेरे पास ही रहेगा, मेरी निगरानी में पढ़े। ओके। क्योंकि मैं रात को जब मर्जी, मैं रात को भी बैठ के पढ़ाऊंगी अपने पास, क्योंकि उनके घर में माहौल नहीं होता। मतलब कोई समय सीमा आपने बांध के नहीं रखी हुई? नहीं, ऐसा 1 घंटा पढ़ाना है या 2 घंटे पढ़ाना है? बंधन वाली बात नहीं रखती। बंधन वाली बात, बंधन आ गया। यहाँ भी बंधन कोई नहीं है। कल को बच्चा फेल हो जाए, कहे जी हमने तो ट्यूशन रखी थी, मैं पैसे नहीं लेती। अच्छा, है ना? तो मेरे पर कोई वो शर्त नहीं है उनकी। अभी भी 4 बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ जी जी। 2 बहनें हैं, बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। वो 5th में है दोनों बहनें, तो अच्छी हैं। वो मेरी
बल्कि मेरी भतीजी है यूएसए में, वो उधर से उसने भी बोला हुआ कि आप ऐसे बच्चों के लिए जो भी कुछ करना ना भाई मैं भी हेल्प करूंगी, इनकी आप जितना कर सकते हो करो, चाहे फाइनेंशियल भी करना है। तो उनकी माँ को भी मैंने बोला, उसके मदर फादर को, कि आप इनको पढ़ाने से हटाना नहीं है, हम करेंगे जो। बट मैम अनडाउटेडली किसमें कोई दो राय नहीं है कि अनकंडीशनली आप बच्चों को इस तरीके से अडॉप्ट करके, लीगली नहीं वैसे अडॉप्ट करके आप उनको जीवन का सार भी दे रही हैं और साथ साथ उनकी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा भी जो है वो उन्हें प्रोवाइड करी है। दैट्स रियली कमेंडेबल। आपके एफर्ट्स जो हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं। तो ये आप सोशल एक्टिविज्म, आप बच्चों को जो है वो शिक्षा के प्रति जागरूक और उन्हें शिक्षित उन्हें कर रही हैं। अब मैं थोड़ा लेखन की तरफ भी आऊंगी। अभी तक कितनी ही पुस्तकें आपने मेरी लिखी हैं? 12 पुस्तकें आ चुकी हैं। अच्छा, तो उनमें आपके 6 मेरी काव्य संग्रह है। अच्छा, 6 काव्य संग्रह है, एक कहानी संग्रह है जी, एक संपादित पुस्तक है जी जी, और एक मेरा आलोचनात्मक है, शोध प्रबंध। अच्छा, ओके, है ना जी। एक मेरी कैंसर पर है जी। मैं, क्योंकि मैं इसमें भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ ना। चंडीगढ़ ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट है हमारा, ओके, वो ओके, बनाया हुआ हमने जी। तो हम पीजीआई में जा करके ओके, हफ्ते में 2 दिन हाँ, जो कैंसर पेशेंट्स की कीमो चलती है उनको हम इमोशनल वो उनको मोटिवेट करते हैं। ओके, ओके, ठीक, तो ठीक, इसके अलावा हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो एक तो ये भी काम हम लोग करते हैं जी। तो इसके अलावा बाकी मेरी किताब है, एक मतलब उपन्यास हो गया, एक कहानी संग्रह है ना, एक कैंसर पर किताब है। आप मैम जैसे बता रहे हैं कि आप पीजीआई जाकर वहां पर जो लोग अभी इस अवसाद से ग्रस्त हैं उन लोगों से आप बात करते हैं, आप उन्हें मोटिवेशनल जो है उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि जब आपकी उनसे बात होती है, आपकी बातों वो किस तरीके से लेते हैं? बहुत खुश होते हैं, उनको हौसला हो जाता है, क्योंकि जब मैं जाके कहूंगी कि देखो जी मेरे को 16 साल हो गए, मैं ठीक हूँ, तो उनको तो हौसला होगा। एक सजीव उदाहरण जब उनके पास जब खुद होता है। तो हमारे साथ और भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, तो हम मिलके जैसे उनको आपकी बताते टीम हैं। है पूरी? ओके, टीम है। कई बार मैं अकेली भी चली जाती हूँ, कई बार 2 लोग चले जाते हैं, कई बार 3 लोग भी चले जाते हैं जी। तो जैसे जैसे होता है। तो मैं तो अब थोड़ा सा कम हो गया कोरोना के बाद, नहीं तो हम रेगुलर जाते थे। ये इच्छा शक्ति आप कहाँ से लाती हैं इतना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर? मेरे पता नहीं, वैसे मेरे को शुरू से है। कहने को एक शब्द जरूर है और किसी को कहना कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन उसे अपने अंदर जागृत करना, दैट इज द अनदर टास्क। है ना, परेशान करना मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को। हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए जब हम इन बिटवीन लेखन की बात कर रहे थे कि अभी तक आपके जितने काव्य संग्रह आए हैं और आपको उसमें हर एक अपने लेखन के लिए जो है सम्मानित भी किया गया है, तो लेखन जो है वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? क्या है आपके लिए लेखन ने मुझे ना हमेशा, मतलब जो आप इच्छा शक्ति की बात करी, जब मेरे को कैंसर हुआ जी, कैंसर के ट्रीटमेंट के दिनों में भी मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। उससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत अच्छा पास होता है और आपको अंदर से ताकत मिलती है। लेखन आपको ना बहुत शक्ति देता है और कैथारसिस होता है। और मेरे लेखन में तकरीबन आप देखोगे कि अलग तरह के विषय हैं, अलग तरह के चीज़ों को उठाया। अब आप देखोगे भ्रूण हत्या पर लोग ना सोच के लिखते हैं, मैं सोच के नहीं लिखती। लोग लिखेंगे भ्रूण हत्या पे, मतलब अलग उनका नज़रिया होता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने इस पे किस तरह लिखा, मैंने लिखा कि ये कोख का अधिकार औरत का है, उसने फैसला करना है कि उसने वो मतलब टेस्ट कराना है कि नहीं कराना, उसने अबॉर्शन कराना है कि नहीं करना, नहीं औरत के ऊपर डिपेंड करता, दूसरा नहीं कह सकता। और वो मेरे मतलब कहानी की जो नायिका है वो खुद फैसला लेती, कहती अगर मैं कराऊंगी, अगर मेरे को 3rd 4th चांस लेना, चौथा चांस लेना, 3 बेटियां, चौथा चांस लेना है, तो फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। वो पहले शर्त रखती है। तो वो रोनो नहीं करती, मिन्नतें नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती, वो फैसला लेती है। तो मेरी नायिका हमेशा फैसला लेती है, वो डिमांड किसी से मिन्नत नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती, मांग नहीं करती। और मैं ये कहती हूँ कि स्वतंत्रता जो है शब्द, स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसान अपने आप से भी तो बनता है, वैसे तो उस अंदाज में। तो मैं अपने आप से भी, अपनी मेरी कमिटमेंट है मेरे प्रति, सबसे पहली कमिटमेंट मेरे प्रति है। मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ
उसके बाद Self कोई love. दूसरा आता है। मैं अपने माध्यम से दूसरों को देखती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे तकलीफ ना हो, मैं दूसरों को भी तकलीफ नहीं दूंगी। तो ये है मेरी तो सोच जो है इस तरह की है। बहुत ही मैं कहूंगी नायाब जिसे हम कहेंगे। आपने जिंदगी की बात कर दी, आपने आजादी की बात कर दी, आपने सेल्फ लव की बात कर दी, आपने प्रेम की बात कर दी। फिर इससे मैं सोचूं कि जितनी भी आपका लेखन है उसमें कुछ भी ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होती है ना? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होती। मैं कभी ये सोच के ना ऐसा होना चाहिए मैं कभी नहीं कहती, जो होता है उसकी बात करती उसकी बात करते हैं। मैं कहती हूँ इतने कानून बन गए, अब मैं कानून पर लिख रही हूँ। जी, अच्छा। इतने कानून बने, इतना कुछ हो गया औरत के हक में, ये वो हुआ तो कुछ भी नहीं, बदला तो कुछ भी नहीं है, जी, है ना। भ्रूण हत्याएं आज भी होती हैं, है ना। लड़कियों को जला के आज भी मारा जाता है। ट्रू ट्रू, जी। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मानसिकता ही नहीं बदली। अच्छा, असली बात यह है कि जब तक औरत आप अपने लिए जागृत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो है। अच्छा, क्या होता क्या है कि मैंने ये प्रश्न इसमें भी उठाए कि जब औरत, हमारे नेता लोग हैं या कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, है ना, उनकी पत्नियां कभी प्रश्न उठाती हैं? हाँ, नहीं उठाती होता, ना, नहीं उठाती, क्योंकि उनकी छत्र छाया में रहती हैं। मतलब अगर एक नेता ने कहा रेप हुआ, है ना, रेप के बाद उसने क्या कहा नेता ने कि लड़कों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उसकी बीवी ने नहीं प्रश्न उठाया, उसकी बेटी ने नहीं उठाया कि आपने क्यों कहा ये। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों में एकता नहीं है। हाँ, मतलब परस्ती सबसे बड़ी चीज है, मौका परस्ती और अपना फायदा देखना कि क्योंकि वो पति की छाया में रहती है, उसको ये लगता कि मेरा फायदा हो रहा है, मेरे को तो सुख सुविधाएं मिल रही है ना, मैं दूसरी के लिए क्यों सोचूं। दुर्भाग्य है। पर ये दुर्भाग्य। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत ही, मैं ये नहीं कहती कि पुरुष की जाति, मैं नहीं मानती इस चीज को। औरतें ही एक दूसरे के साथ नहीं देती हैं। ये नई बात नहीं आपने कही मैम, नई बात ये आपकी नई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि औरतें इकट्ठी नहीं होती हैं। औरतें कभी यूनाइट क्यों, इनमें लेवल का फर्क है, क्यों नहीं इकट्ठी होती। एक अमीर की पत्नी अलग है, उसकी सोच अलग है, अधिकारी की पत्नी है, नेता की पत्नी है, बहन है या माँ है। आप कभी भी देख लो, जब भी कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, हर औरत चाहे उसका पति उसमें है शामिल, वो कहीं मेरा पति तो निर्दोष है, इसको तो फंसाया गया, कोई मानता है क्या? नहीं। तो ये सारी है सहूलियत जो औरत जब तक वो अपने नहीं ना होती कि अपने आपको नहीं पहचानती है कि हमें औरतों के बारे में सोचना। मैम, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के अब इन पड़ावों से गुजरते हुए हम एज पर पहुंच चुके हैं, तो एक आधे से एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात को आगे जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। मैं मतलब ये एक तो कहती हूँ कि मैं ज़्यादातर लोग जैसे बाहर जाने का बड़ा लोगों को रहता है, मुझे कोई ऐसा नहीं। मुझे भारत से भी बहुत प्यार है, अपने आप से और अपने भारत से। तो चाहे यहाँ कितनी बड़ी पाबंदियाँ हैं, सामाजिक दबाव हैं, कुछ भी है, बावजूद इसका मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा एक ख्वाब है, लड़की की आज़ादी का ख्वाब जो है, लड़की की नहीं, व्यक्ति की आज़ादी का। तो उसके बारे में मैं कहती हूँ कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए भारत की ही धरती पर लड़की के ही रूप में एक और जन्म लेना होगा मुझे। यदि कर्म प्रक्रिया के साथ जन्म का संबंध होता है तो मैं इस धरती पर दोबारा जन्म जरूर लूंगी और पाऊंगी अपने ख्वाबों का सहयात्री, ख्वाबों की संतान और ख्वाबों का ही एक भरा पूरा परिवार, जहां जुड़ाव और स्वतंत्रता में कोई विरोध नहीं होगा। मतलब स्वतंत्र भी रहूंगी और किसी से जुड़ी भी रहूंगी। ये मेरा है कि जुड़ाव और अलगाव एक साथ होता है। और मेरे को लोग पूछते हैं कि आपको कोई मिला नहीं, आपने किसी से कभी संबंध, तो मैं उसके बारे में कहती हूँ, क्योंकि इसमें जो मुक्ता है ना, मेरे उपन्यास में मुक्ता जो है मेरी ख्वाबों की संतान बेटी, तो उसका जो सहयात्री उसको मिलता है, दोनों आपस में उनकी बहुत समझ है, इकट्ठे नहीं रहते, वो अलग रहते हैं लेकिन जुड़े रहते हैं, साथ साथ चलते हैं जिंदगी में। तो उसके मेरे को लोग पूछते हैं, तो मैं उसके बारे में, मेरा एक और सपना था कि मैं एक वृद्धाश्रम खोल लूँ। वो तो मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास साधन नहीं बने, मौका नहीं बना।
तो मुक्ता ने किया वो काम। तो उसके बारे में मैंने ये कहा है कि मेरा सपना इस जीवन में जो मैं नहीं कर पाई, मुक्ता के माध्यम से उसका सपना देखा मैंने। शायद अगले जन्म में मुझे कोई प्रभात मिले तो जो अपनी निजता की रक्षा करते हुए, मेरी निजता को स्वीकार करते हुए मेरे साथ साथ चले और हम भटके भारत भूमि को नापते हुए। वाह वाह। मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। मतलब एक्टिव का बस मजे करें, घूमें फिरें, जो मर्जी करें, कोई सीमा ना हो। हम भटके भारत भूमि को नापते हुए लौट आए फिर खंडहरों पर बने मकानों को घर बनाने की कोशिश को साकार करने के लिए। और लौट आए फिर खंडहरों पर बनते मकानों को घर बनाने की कोशिश को साकार करने के लिए, थके हताश चेहरों पर मुस्कान के फूल खिलाने के लिए। ये वृद्धाश्रम की बात करती हूँ, क्योंकि वृद्धाश्रमों में जो लोग रहते हैं उनके थके हुए, निराश, उदास चेहरों को मुस्कान खिलाने के लिए तो हम मिलकर के कोई ऐसा काम करें। यानी कि फिर इसमें आपने दो चीजों के जो बारे में बात की, वृद्धाश्रम की तो बात हुई, एक ये कि व्यक्ति की आजादी की आपने बात कर दी, और दूसरा उस शादी के बंधन में, फिर वही बात, शादी के बंधन में बंधना नहीं, हाँ, एक सहयात्री बनकर, पार्टनर हाँ, नहीं, सहयात्री मतलब साथ साथ यात्रा करें। लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अगर रास्ते में लगे कि हमारी नहीं आपस में पट रही या हम नहीं एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो कोई भी रास्ते से अलग हो सकता है। ये मैंने शुरू में भी कहा है कि हमने एक रिश्ता जोड़ा, मुक्ता ने रिश्ता जोड़ा जी। अगर रास्ते में मतलब उसको लगे कि ठीक नहीं जम रहा, वो छोड़ना चाहे तो ये उसकी समस्या है, मुक्ता की समस्या नहीं है। अच्छा, मुक्ता छोड़ना चाहती है तो ये मुक्ता की समस्या है। तो समस्या जिसको नहीं आपस में जच रहा है वो छोड़ दे। तो इसमें कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। यानी कि आपके लेखनों को पढ़ लेना, उन्हें समझ लेना, वो आपको जानने के बराबर है। मेरे को जानने के बराबर। तो ठीक है मैम, मुझे आपसे बस एक आखिरी सवाल ये करना है कि देखिए, जिंदगी के इतने पड़ाव जो है वो गुजर चुके हैं, आपके भी कितनी उम्रें भी जो है वो निकल गई हैं, जिंदगी के अभी जिस पड़ाव पर हैं, और आप जब उसका अवलोकन करते हैं, कहते हैं ना कि उसको एक्सेस जिंदगी को करना, जब आप अकेले बैठे एकांत में बैठे उस पर सोचती हैं अपनी जिंदगी के बारे में, तो आपको क्या लगता है, क्या फील होता है आपको? मैं सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने कभी कुछ वर्तमान में जीती हैं, वर्तमान में जीती हूँ। मैं को लगता वर्तमान में जीना भी चाहिए, ये पल सबसे महत्वपूर्ण है, और यही पल जोड़ जोड़ कर ही तो, लेकिन बीते पलों को सहेज कर रखना भी एक पल पल जोड़ कर ही तो जिंदगी बनती है। हमेशा जो अच्छा गुजरा उसको सहेजना चाहिए जी। इसलिए मैं कभी नहीं कहती कि आप सोचो कि हाय ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, जो हो गया तो हो गया है ना। तो पल पल सहेज, जो इस पल जो खुशी मुझे मिल रही है ना, बस उसको ले पकड़ लो। मैम, आपकी हर बात पे कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है, मैसेज छिपा हुआ है। आज हमारा ये सौभाग्य, मेरा इनफैक्ट ये सौभाग्य रहा कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, और इनफैक्ट मुझे लगा ही नहीं कि आज डॉक्टर शशि प्रभा जी से ये पहली दफा मुलाकात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो इट वाज सो गुड हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी बातों को सुने, सुनते भी हैं लोग, और मानते भी हैं। मानते भी हैं, और कोई कैसे ऐसे उल्टी सीधी बात कोई नहीं करता। नहीं, आपकी कहीं हर लफ्ज में एक एसेंस है जिंदगी को जीने का। मुझे भी अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा वो जानकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कहूंगी कि फिर कभी मिले, बिल्कुल जरूर मुलाकात होगी, और ये जरूरी नहीं कि ऐसे मिले, हम वैसे भी मिलेंगे। दर्शकों ने भी हमारी जो है इस पूरी मुलाकात के हर एक अंश को सुना और समझा भी, और मैं चाहूंगी कि जिंदगी का जो सार डॉक्टर शशि प्रभा जी ने जो आज हमारे साथ साझा किया है, उस पर प्लीज आप अपने विचार भी रखें इस एपिसोड को लेकर। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो इस बार भी इंतजार रहेगा। तो दीजिएगा इजाजत। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।